और रवि उस जंगल की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाने लगे, रास्ता घना और सुनसान होता चला गया। तेज हवा चल रही थी, सारे पेड़ हिल रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो हवा उन्हें नहीं लग रही थी। यार, इस जंगल में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा लग रहा है। जंगल में सन्नाटा नहीं तो क्या तुझे बारात मिलेगी? नहीं, मेरा मतलब इस जंगल में कुछ निगेटिव सा फील हो रहा है। हितेंद्र तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था और तभी अचानक सामने एक नहर आ जाती है। ओए, सामने देख, नहर! अरे, ये अचानक से नहर कहां से आ गई? अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं था। हितेंद्र बाइक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और दोनों नहर में गिर जाते हैं। यार, बचा मुझे तैरना नहीं आता है। मुझे निकाल इस नहर से, मैं मर जाऊंगा। अरे बस 1 मिनट रुक, मैं बाहर आ जाऊं, अभी तुझे भी निकालता हूं। तू साइड में आने की कोशिश कर। अरे मुझे बाहर निकाल, मैं सच में मर जाऊंगा। जल्दी कर। ला रवि, अपना हाथ मुझे दे, जल्दी। रवि हितेंद्र का हाथ पकड़ता है, लेकिन अचानक वो वापस पानी में डूबने लगता है और हाथ छूट जाता है। हितेंद्र उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रवि का हाथ बार बार छूट रहा था। रवि को ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच रहा है। हितेंद्र, कोई मेरा पैर पकड़कर मुझे नीचे खींच रहा है। अरे कुछ नहीं है, तुझे बस डर लग रहा है। अचानक एक ही झटके में रवि का शरीर पानी के अंदर चला जाता है, जैसे किसी ने उसे अंदर खींच लिया हो। हितेंद्र घबरा जाता है, पर अगले ही पल रवि दोबारा हाफता हुआ ऊपर आ जाता है और इस बार हितेंद्र उसे बाहर खींच लेता है। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, पर यार, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा था। हाँ, वो पानी में ऐसा ही लगता है। दोनों चैन की सांस लेते हैं, पर तभी हितेंद्र की नजर उसकी बाइक पर पड़ती है, जो नहर में डूब रही होती है। अरे मेरी बाइक, मुझे इसे बचाना होगा। वो तुरंत नहर के किनारे जाता है और बाइक को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक धीरे धीरे पानी में समा जाती है। छोड़ दे यार, बाइक गई। अब हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। हाँ, चल निकलते हैं यहाँ से। दोनों दौड़ने लगते हैं, तभी उन्हें अचानक से एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो क्या था? पता नहीं, तू बस जल्दी चल, हमें घर वापस पहुंचना है। दोनों जंगल के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ एक जैसे पेड़ और एक जैसे रास्ते दिखाई दे रहे थे। हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ये कैसी जगह है? कहीं वो सब सच तो नहीं कह रहे थे कि यहाँ शैतानी बुढ़िया रहती है? तभी वहां की तेज हवाएं अजीबोगरीब आवाजें करने लगती है और हर कदम पर दोनों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हितेंद्र, मुझे लग रहा है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। प्लीज ऐसी बातें मत कर, मुझे पहले से ही डर लग रहा है। हितेंद्र और रवि घबराकर चारों तरफ देखने लगते हैं। पेड़ और रास्ते सभी एक जैसे दिखाई दे रहे थे। हितेंद्र थक हार कर अपने पिता मनोज को फोन करता है। पिताजी, मैं और रवि हम लोग जंगल में फंस गए हैं। जंगल से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा और बाइक भी नहर में गिर गई है। मैंने तुझे मना किया था कि उस जंगल में मत जाना, पर तू है कि मानता नहीं। और किस नहर की बात कर रहा है तू? इस गांव के आसपास या उस जंगल में दूर दूर तक कोई नहर नहीं है। क्या? अरे पिताजी, बाइक सच में नहर में गिर गई है और रवि भी डूबते डूबते बचा है। ये सब उस बुढ़िया की माया होगी। तू रुक, हम तुम दोनों को लेने आ रहे हैं, बस तू उस बुढ़िया से बचकर रहना। फोन कट जाता है। हितेंद्र और रवि को समझ में नहीं आता कि उन्होंने जो देखा क्या वो झूठ था या फिर सच। वो चारों ओर देखने लगते हैं और तभी पास में एक पेड़ के पास कुछ हलचल होती है। हितेंद्र, वो देख, कुछ हिल रहा है। ये तो सांप है। अगर ये बुढ़िया वाली बात सच है तो इस सांप से बचकर रहना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि ये काली शक्तियां सांप के रूप में आती हैं। वो बड़ा सा सांप पेड़ों के पीछे से निकल रहा था और उसे देखकर उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं।
तभी वो सांप एक पेड़ के पीछे जाता है और वहां से एक खूबसूरत लड़की सामने आती है। इच्छाधारी नागिन? ये इच्छाधारी नागिन है हितेंद्र। सांप सच में दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन उन दोनों को यकीन नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की जंगल में कैसे आ सकती है। अरे मैं कोई नागिन नहीं हूँ, यकीन करो मैं भी तुम लोगों की तरह यहाँ फंसी हुई हूँ। ये जंगल बहुत अजीब है, कोई रास्ता ही नहीं मिलता बाहर जाने का। तुम यहाँ कैसे फंसी? मैं भी जंगल देखने आई थी और अब रास्ता नहीं मिल रहा। तुम लोगों ने भी देखा होगा, हर तरफ वही पेड़ और वही रास्ते, बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। उन दोनों को पूरा यकीन तो नहीं था, पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब वो तीनों मिलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर जितना ही वो कोशिश करते हैं उतना ही वो गहरे जंगल में फंसते जाते हैं। ये क्या हो रहा है? हम बार बार उसी जगह पर क्यों वापस आ जा रहे हैं? यार तू मुझे कहाँ लेकर आ गया? मैंने तुझे मना किया था। झूठे कहीं के। अब फंस गए तो कह रहा है कि मैंने मना किया था। पहले तो बड़ा एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी धुंध फैलने लगती है। सामने से मनोज आता दिखाई देता है। वो लोग चैन की सांस लेते हैं। आप आ गए? हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आ गए, चलो। थैंक गॉड अंकल आप आ गए। ये मेरे पापा नहीं हो सकते। उन्हें तो पापा कहलवाना पसंद ही नहीं है। ये जरूर उस बुढ़िया की माया है, उस नहर की तरह। उसके इतना कहते ही मनोज एक काले साए में बदल गया और गायब हो गया। हे भगवान, यहाँ क्या सच है और क्या झूठ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लगता है हमारी मौत यहाँ लिखी हुई है। वो तीनों जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते, हर तरफ वही पेड़ और वही रास्ते दिखाई देते। हर कदम के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। हितेंद्र की हथेलियां पसीने से भीग गई और तभी रवि चिल्लाया, मैं अब और नहीं झेल सकता। ये लड़की ही सब कुछ कर रही है। ये वही बुढ़िया है। मैं? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों ऐसा करूंगी? झूठ बोल रही है, ये वही शैतानी बुढ़िया है। बस करो तुम दोनों, झगड़ने से कुछ नहीं होगा। तुझे याद है रवि, हम बचपन में ऐसे ही एक पार्क में खो गए थे, तो वहां से भी तो निकल गए थे ना? हाँ मुझे याद है, पर वो बात अलग थी यार। ये मायावी जंगल है। ये सुनकर हितेंद्र की आंखें बड़ी हो गई। वो चिल्लाया, ये तू नहीं हो सकता रवि। तू कौन है? सच बता, क्योंकि रवि मेरा बचपन का दोस्त है ही नहीं, वो तो मुझे कॉलेज में मिला था। तो तू आखिर समझ ही गया। रवि की आंखों में अचानक से एक खतरनाक लाल चमक उभरी और उसका चेहरा डरावना हो गया। वो खतरनाक शैतानी बुढ़िया में बदल गया। तुम्हारा दोस्त तो उसी समय मेरी मायावी नहर में डूबकर मर गया था और अब तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि कोई यहाँ से बचकर नहीं जाता। हे भगवान, अब तक हम इस बुढ़िया के साथ टहल रहे थे। तुमने रवि को मार दिया। और अब तुम्हारी बारी है। नए शिकार आ गए। बुढ़िया अचानक उस पर झपट पड़ती है। हितेंद्र ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ने एक ही झटके में हितेंद्र की गर्दन तोड़ दी। ये मंजर देखकर उस लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस बुढ़िया ने उसे अपनी चोटी में लपेट लिया और उसका गला घोंट दिया। दूसरी तरफ हितेंद्र के पिता मनोज और कुछ गांव वाले जंगल में उनकी तलाश कर रहे थे और वो आखिर उस जगह पर पहुंचे जहां पर उन दोनों की लाश पड़ी थी। मेरा बच्चा, आए, मेरा बच्चा। सुशांत ऑफिस का काम खत्म करके थका हारा घर आया था। घर में आते ही वो अंकिता को आवाज देने लगता है। अंकिता, 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 कहाँ हो तुम? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। प्लीज एक स्ट्रॉन्ग कॉफी पिला दो यार, प्लीज। सुशांत की आवाज देने पर भी अंकिता बाहर नहीं आई, तो सुशांत उसे किचन में ढूंढने चला गया
और किचन में सामने का नजारा देखकर सुशांत दंग रह गया। अंकिता ने अपने चेहरे को अपने बालों से ढक रखा था। उसके सामने एक थाली थी जिसमें मिर्ची, नींबू, नमक, इमली और लाल मिर्च थी और वहीं बगल में गरम कोयले से भरी थाल थी और अंकिता वो सब खा रही थी। अंकिता, ये सब क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा है क्या? खाना खा रही हूँ। तुम्हें भी चाहिए क्या? तुम पागल हो गई हो क्या अंकिता? क्या हुआ है तुम्हें? क्यों? ये सब पसंद नहीं आया तुम्हें? तो ये खाओगे? अंकिता ने एक जलता हुआ कोयला हाथ में लिया और सुशांत को देने लगी। सुशांत डर गया। तभी अंकिता ने वो जलता हुआ कोयला अपने मुंह में डाल लिया। ये नजारा देखकर सुशांत के हाथ पैर कांपने लगे। अब भी हिम्मत है मुझे रोकने की? सुशांत डर के मारे वहां से भाग गया। अंकिता और सुशांत मुंबई के रहने वाले थे। एक हफ्ते पहले सुशांत को ऑफिस से लेटर मिलता है कि उसका 1 साल के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है गुजरात के चंदनपुर गांव में। ये बात सुनकर सुशांत का मुंह लटक गया। सर, आप मेरा ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में कर दीजिए ना। इस गांव में क्यों, वो भी गुजरात में? देखो सुशांत, ये कंपनी के डायरेक्टर का डिसीजन है, मैं इसे बदल नहीं सकता। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हें वहां 1 साल तक रहना ना पड़े। लेकिन हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें वहां जाना तो पड़ेगा। हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट के सक्सेस के बाद तुम्हें भी इंक्रीमेंट मिल जाए और वहां तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी प्रोवाइड की गई हैं और घर के कामों के लिए एक आदमी भी है। विला में पहुंचने के बाद वो तुम्हें मिल जाएगा। अपनी तरक्की के लिए सुशांत ने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया और गुजरात चला गया। तकरीबन 12 घंटे का सफर करने के बाद वो चंदनपुर गांव में पहुंचता है और रुक्मणी विला के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रुक्मणी विला किसी पुराने बंगले की तरह लग रहा था। ये क्या है यार, ऐसा भी कोई विला होता है क्या? सुशांत, अब जो भी है जैसा भी है हमें इसी के साथ एडजस्ट करना है। सो अब अपना मुंह मत बनाओ और अंदर चलो। अंदर आते ही एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। वो बूढ़ा आदमी बहुत शांत लग रहा था। अंदर आ जाओ बेटा। चाचा जी आप? मेरा नाम रघु है बेटा। मैं इस पुराने विला की रखवाली करता हूँ। बेटा तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ आए हो तो जरा संभल कर रहना। मैंने तुम्हारे साहब को भी समझाने की बहुत कोशिश की थी कि तुम्हें कहीं और रहने की जगह दे दे, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम यहाँ ना रहें? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वो होती हैं बेटा। देखो यहाँ ऊपर एक कमरा है जो कई सालों से बंद है, बस वहाँ मत जाना। सुशांत को कुछ समझ में नहीं आया। उसने चाचा जी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सब समझ में आ रहा है कि रघु चाचा यहाँ रहने से मना क्यों कर रहे थे। ये जगह ठीक नहीं है। अब इसका इलाज भी चाचा जी ही बता सकते हैं। सुशांत दौड़ते हुए चाचा जी के घर गया और उन्हें सारी सच्चाई बताई। बेटा मैं जानता था कि ऐसा एक ना एक दिन जरूर होगा। रुक्मणी इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। रुक्मणी? कौन रुक्मणी? और उसका हमसे क्या नाता? वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है? रघु चाचा ने बताया कि 30 साल पहले गांव में रुक्मणी विला सबसे बड़ा विला था और उस विला में रुक्मणी अपने पति के साथ रहती थी। रुक्मणी का पति गजेंद्र रुक्मणी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उन्होंने इस विला का नाम रुक्मणी रखा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रुक्मणी दिखने में जितनी खूबसूरत थी, अंदर से उतनी ही खतरनाक थी। उसे पैसों का बहुत लालच था, इसीलिए उसने गजेंद्र से शादी की थी। गजेंद्र को जब पता चला कि रुक्मणी उसे धोखा दे रही है और काला जादू करके सबको ठगती रहती है, तो गजेंद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने रुक्मणी को उसके कमरे में ही जला दिया। तब से रुक्मणी की आत्मा उस विला के कमरे में कैद है। एक दिन गजेंद्र को रात में किसी के रोने की आवाज आई। वो उस आवाज की ओर बढ़ता गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं जानते। बस अगले दिन उसी कमरे में गजेंद्र की लाश मिली, वो भी बहुत बुरी हालत में। लाश ऐसी दिख रही थी जैसे उसका खून सूख गया हो। तब से उस कमरे को बंद रखा गया था ताकि रुक्मणी की आत्मा किसी और की जान ना ले सके। तभी सुशांत को याद आया कि उसका बच्चा अभी भी रुक्मणी विला में है। वो चाचा जी को लेकर रुक्मणी विला की ओर भागा। तभी अंकिता अपने बच्चे के पास आई। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो गई थी और वो बच्चे के पास बेड पर बैठ गई। बहुत सालों बाद
नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। कहाँ से खाऊं तुम्हें? तुम्हारे मुलायम पैरों से या तुम्हारे सिर से? सिर से खाती हूँ, मजा आएगा। अंकिता बच्चे के पास गई ही थी कि सुशांत ने पीछे से लोहे के सरिया से अंकिता के सर पर वार किया। अंकिता ने गुस्से में सुशांत की ओर देखा, फिर उसने सुशांत का गला दबाया और उसे हवा में उठा लिया। तभी रघु चाचा वहां पर आ गए और उन्होंने अपने पास रखी विभूति को अंकिता के माथे पर लगाया। अंकिता के शरीर में करंट दौड़ने लगा और वो वहीं बेहोश हो गई। रघु चाचा ने बताया कि अंकिता को गांव के सिद्ध तांत्रिक के पास लेकर जाना होगा, अब वही अंकिता को बचा सकते हैं। रघु चाचा ने सुशांत के बच्चे को गोद में लिया और सुशांत ने अंकिता को गोद में उठाया और दोनों ही जंगल की ओर जाने लगे। तांत्रिक के पास पहुंचने के बाद सुशांत ने अंकिता को तांत्रिक के पास लेटा दिया। तांत्रिक ने अंकिता के माथे पर जैसे ही हाथ रखा, उन्हें जो कुछ भी हुआ था सब दिखाई देने लगा। अंकिता किचन में काम कर रही थी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसकी है इस घर में और कौन है ये? अंकिता उस आवाज का पीछा करते करते उसी कमरे की ओर गई जहां रुक्मणी को जलाया गया था और अंकिता ने जैसे ही दरवाजा खोला, रुक्मणी की आत्मा ने अंकिता के शरीर पर कब्जा कर लिया। इससे पहले कि भभूति का असर खत्म हो जाए और ये जाग उठे, इसे इस पीपल के पेड़ से बांध दो। सुशांत ने एक रस्सी से अंकिता को पीपल के पेड़ से बांध दिया। तांत्रिक बाबा ने हल्दी और कुमकुम को पवित्र गंगा जल में मिलाया और अंकिता के चारों ओर घेरा बनाया। फिर अंकिता के ऊपर गंगा जल फेंका और जैसे ही पानी अंकिता के ऊपर छिड़का, अंकिता की आंखें खुल गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने गुस्से में अपनी रस्सी तोड़ दी और घेरे से बाहर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब भी वो घेरे से बाहर आने की कोशिश करती, घेरे में एक तिलस्मी आग लग जाती। अंकिता डरावनी गुस्से की आवाज में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच पाओगे? इस ढोंगी तांत्रिक के साथ मिलकर मुझे हराओगे? अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। मैं रुक्मिणी हूँ, रुक्मिणी। तांत्रिक बाबा ने वक्त ना गवाते हुए मंत्र बोलना शुरू किया। ओम क्लीम ऐं श्रीं कालिकाय नमः। ओम क्लीम ऐं श्रीं कालिकाय नमः। ओम क्लीम ऐं श्रीं कालिकाय नमः। तांत्रिक बाबा ने सुशांत को रुक्मणी विला में जाकर रुक्मणी की कोई भी एक अमूल्य चीज लाने के लिए कहा। रघु चाचा ने बताया कि रुक्मणी के कमरे में एक बड़ा सा संदूक है जिसमें उसने अपनी काली जादू की चीजें रखी हैं, वो लेकर आ जाओ। सुशांत दौड़ते हुए रुक्मणी विला में गया। सुशांत जब तक लौट कर आता, तांत्रिक बाबा ने रुक्मणी को रोक कर रखने का प्रयास किया, लेकिन इतने सालों में रुक्मणी इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि उसे रोक पाना असंभव लग रहा था। और थोड़ी देर के बाद रुक्मणी ने खुद को हल्दी कुमकुम के घेरे से आजाद कर लिया। वो पहले रघु चाचा की ओर बढ़ी। रघु चाचा ने बच्चे को एक बड़े पत्थर के पीछे सुरक्षित रख दिया। रुक्मणी ने रघु चाचा को हवा में उठाया और एक पत्थर पर पटक दिया। रघु चाचा के सर से खून बहने लगा। उस बूढ़े कमजोर आदमी पर अपनी शक्ति क्यों दिखा रही है? हिम्मत है तो मुझसे लड़। तांत्रिक बाबा ने जमीन पर एक जोर से हाथ मारा। वो झटका इतना जोरदार था कि जमीन दो भागों में बट गया। रुक्मणी और तांत्रिक ने युद्ध शुरू किया और दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगे। तभी वहाँ सुशांत एक छोटा संदूक लेकर पहुँचा। बाबा, मैं संदूक लेकर आ गया। संदूक को उस हवन कुंड में डालो, जल्दी, मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाऊंगा। सुशांत संदूक को हवन कुंड में डालने के लिए आगे बढ़ा। रुक्मणी ने सुशांत पर हमला करना चाहा, लेकिन उससे पहले ही सुशांत अग्निकुंड के पास पहुंचा और संदूक को आग में डाल दिया। जैसे ही संदूक जल गया, रुक्मणी की आत्मा ने भी अंकिता का शरीर छोड़ दिया और वो उसके शरीर से बाहर आ गई। उसका रूप एक भयानक चुड़ैल की तरह था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और कुछ ही पल में रात के ढेर में तब्दील हो गई। सुशांत ने अपनी हिम्मत और प्रेम से अपने बच्चे और अपनी पत्नी दोनों को बचा लिया और हमेशा के लिए रुक्मणी विला को बंद करके वहां से चला गया।